देश और लाइन में आपका स्वागत है। तो H3N2 वायरस के बारे में बताएं। देखिए जो H3N2 वायरस है ये कोई नई तरह का वायरस नहीं है। ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो हर साल हम हर सीज़न के अंदर देखते हैं। फ़िलहाल अगर हम 2 साल की बात करें, क्योंकि 2 साल में कोविड ज़्यादा प्रिवेलेंट था, कोविड ज़्यादा देखा जा रहा था, तो उस समय इसके केसेस बहुत कम थे। अब क्योंकि कोविड के केसेस कम हो गए हैं, तो जब कोविड कम हो गया तो जो दूसरे वायरस है वो काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। अभी अगर हम फ़िलहाल बात करें तो काफ़ी तरह के वायरस सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसके अंदर H1N3 जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते हैं, और एक दूसरा इन्फ्लुएंजा का प्रकार है जिसको हम H3N2 कहते हैं। ये अभी काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। इस वायरस के अगर हम लक्षणों की बात करें तो उसी तरह के जो इन्फ्लुएंजा या फ्लू के लक्षण होते हैं, या कॉमन हमारे कोल्ड के जो लक्षण होते हैं, या अन्य किसी वायरल के लक्षण, वो सेम है। जिसके अंदर कि बुखार का होना, खांसी का रहना, और इसके अलावा गला ख़राब होना, बॉडी में पेन रहना, मसल्स में पेन रहना। कुछ कुछ लोगों में देखा गया है कि उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी रहती है, जिसके अंदर लूज़ मोशन और वॉमिटिंग का होना। रही बात इसके संक्रमण की, अगर देखें तो ये भी जिस तरह से कोविड या अन्य कोई वायरल डिजीज़ फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान तक, खांसते वक्त या छींकते वक्त अगर ध्यान ना रखा जाए, ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो अगर एक संक्रमित व्यक्ति खांसता है तो दूसरे इंसान को होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें कोई स्पेसिफिक अलग तरह की दवाइयाँ नहीं होती, सिर्फ मरीज को रेस्ट करना होता है। इसके अलावा उनको हाइड्रेशन का अपना ठीक तरीके से ध्यान रखना होता है कि उचित मात्रा में वो पानी पिए, रेस्ट करे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसको भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो मास्क पहनना ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर घर में किसी एक इंसान को संक्रमण हुआ है तो वो बाकी लोगों को भी इसका संक्रमण फैला सकते हैं। कुछ एक हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं जिनके अंदर अगर हम बात करें, जिनको विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके अंदर आपके छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर अपने लक्षण नहीं बता पाते हैं। तो अगर बच्चे को किसी भी तरह के लक्षण हो, उनको बुखार हो, अगर आपको लग रहा है उनको कफ है, पेट दर्द की शिकायत बता रहे हैं, तो आप उनको स्कूल में ना भेजें। और स्कूल में भी ध्यान रखने की ज़रूरत है वहाँ पे स्पेसिफिकली टीचर्स को, कि अगर किसी भी बच्चे को लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको ऑफ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चा रेस्ट करे, क्योंकि अगर एक बच्चे को भी संक्रमण है तो पूरी क्लास के अंदर संक्रमण फैल सकता है। इसके अलावा दूसरा जो एक ग्रुप है वो है एल्डरली लोगों का, बुज़ुर्ग लोगों का, जिनकी उम्र ज़्यादा है। उनको भी एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर उनको किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो एल्डरली लोग हैं उनको वायरस ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर उनको किसी भी तरह के वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बुखार का होना, कफ का होना, खांसी होना, तो उनको भी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहना है। और एक विशेष ग्रुप है जिनको कोई ना कोई गंभीर बीमारियां हैं, लिवर या किडनी से संबंधित बीमारी, या जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती है, जिनको अस्थमा है, हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, तो उनको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। अगर उनको किसी भी तरह के शुरुआती कोई लक्षण दिखते हैं फ्लू के, तो उनके लिए ये काफ़ी घातक हो सकता है। इसके बचाव और रोकथाम की अगर हम बात करें तो बहुत ज़रूरी है कि हम हैंड हाइजीन मेंटेन करें। जैसे कोविड में हम ध्यान रखते थे, हाथों को अच्छी तरह से आपको साबुन से धोना है, आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसते या छींकते वक्त आप मास्क ज़रूर लगा होना चाहिए, अपनी रुमाल का इस्तेमाल करें, या जैसा हम बताते थे कि आप एल्बो को यूज़ करें अगर आपको खांसना छींकना है। और अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण है पहले से तो वो किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर ना जाए। इसके अलावा लक्षण दिखते ही सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने आप को आइसोलेट कर लें, आप अलग कर लें अपने आप को, नहीं तो वो लक्षण आप दूसरे लोगों के अंदर फैला सकते हैं। बाकी इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एंटीबायोटिक का इसके अंदर
इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वायरल बीमारी के अंदर एंटीबायोटिक का किसी भी तरह का कोई रोल नहीं होता है। और बाकी हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम कि ये आपको वायरल फ्लू हुआ है या आपको कोल्ड हुआ है या कोई और अन्य तरह की इन्फेक्शन हुआ है। इसके लिए आपको जांच करानी पड़ सकती है। जांच इसकी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिसके अंदर हम जिस तरह से कोविड का टेस्ट करते थे उसी तरह से इसकी जांच होती है। एक स्वैब टेस्ट लिया जाता है आपके नाक और मुंह के ज़रिए, और इसकी रिपोर्ट 6 से 8 घंटे के अंदर आपको उपलब्ध हो जाती है, जिससे पता लग जाता है कि आप H3N2 वायरस से ग्रसित हैं या नहीं हैं। सर, ये H3N2 जो वायरस है ये आया कहाँ से? हाँ, H3N2 वायरस एक नया वायरस नहीं है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। पहले भी ये सर्कुलेट होता था और काफ़ी सालों से ये वायरस सर्कुलेट हो रहा है। फ़िलहाल इसके केसेस ज़्यादा देखे गए हैं, हर साल इसके केसेस देखे जाते हैं। इसकी अगर हम शुरुआत के तौर पे बात करें तो ये 1960s में भी पहले इसके केसेस देखे गए थे काफ़ी ज़्यादा, बट अब इस H3N2 के अंदर काफ़ी बदलाव आए हैं। पर ये एनिमल से ह्यूमन में आया, बट अभी इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर इसका संक्रमण चल रहा है। पर ये पूरे वर्ल्ड के अंदर वायरस सर्कुलेट है, इंडिया के अंदर नहीं है। पर फिलहाल अभी इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। ये कितनी तेजी से करता है? हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा संक्रामक है, जैसा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है बात करते वक्त, खांसते वक्त, छींकते वक्त, या कोई एक संक्रमित व्यक्ति किसी दूसरे नॉर्मल इंसान से अगर हाथ भी मिलाता है और वो नॉर्मल पर्सन अपना हाथ अपने नाक कान मुंह पे लगाता है तो उसको संक्रमण हो सकता है। तो काफ़ी कंटेजियस, जिसको कहते हैं संक्रामक काफ़ी है, तेज़ी से फैल सकता है। परिवार में भी अगर एक संक्रमित व्यक्ति का हम कोई कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, टॉवल का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी ये स्प्रेड हो सकता है। तो निश्चित तौर पे इसमें हमें साफ़ सफाई का ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे बेहतरीन उपाय है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगह में जब भी जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनें। जब बात करें ये H3N2 की और कोरोना वायरस की, इन दोनों में क्या फर्क है? हाँ, देखिए, जो कोरोना वायरस कोविड-19 जो था वो कोरोना वायरस की वजह से था, जो कि एक नई तरह का वायरस था, पहली बार 2019 के अंदर डिटेक्ट हुआ। बट जो आपका H3N2 वायरस है ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये पुराना वायरस है, ये पहले भी सर्कुलेट होता था। तो दोनों बिल्कुल एक अलग अलग तरह के वायरस है। बट इनके लक्षण देखें तो ज़्यादातर इनके लक्षण सेम है। पर अभी एक हम H3N2 के में देखें तो इसका एक लक्षण है जो थोड़ा सा बदल गया है पिछली बार से, जिसके अंदर एक तो लोगों को थोड़ी बीमारी ज़्यादा समय तक रह रही है, कि बुखार उनका कुछ लंबे समय तक चल रहा है, और इसके अलावा खांसी काफ़ी लोगों की लंबे समय तक चल रही है, जिसमें 3 से 4 हफ्ते तक उनकी खांसी नहीं जा रही। तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपको H3N2 का इन्फेक्शन हुआ है और आपकी खांसी 2 हफ्ते तक भी नहीं जा रही है, तो इसके लिए फिर एक बार फिर से जांच कराने की ज़रूरत रहती है, कि कई लोगों को लंग्स के अंदर भी इन्फेक्शन होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि ये भी वायरस आपके कुछ केसेस के अंदर लंग को भी इफ़ेक्ट कर सकता है और निमोनिया भी का भी कारण बन सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। बाकी इस वायरस के लिए एक अच्छी बात यह है कि इसके लिए वैक्सीनेशन हमारे पास पहले से उपलब्ध है। तो जो हाई रिस्क वाले लोग हैं, जो मैंने बताया, छोटे बच्चे हैं, जो एल्डरली बुज़ुर्ग लोग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, वो वैक्सीनेशन इसकी लगवा सकते हैं। इसकी वैक्सीनेशन को हर साल लगवाया जाता है इसकी डोज़, और उस वैक्सीन के अंदर सभी तरह के वायरस कवर हो जाते हैं, जिसके अंदर H1N2 जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते हैं और H3N2, और इसके अलावा भी जो दूसरे वायरस होते हैं वो उसमें कवर हो जाते हैं। पर कुछ लोगों का सवाल रहता है कि हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई है, क्या वो इसके ऊपर असरदार होगी? वो इसके ऊपर असरदार नहीं होगी, क्योंकि कोविड-19 एक अलग तरह का वायरस था और एक ये अलग तरह का वायरस है। तो इससे सुरक्षा के लिए आपको फ्लू वैक्सीन ही लगवानी पड़ेगी, जो कि सब जगह ईजीली उपलब्ध है। इससे जान पे कितना खतरा रहता है सर? हाँ, देखिए, स्पेशली अगर हम हेल्दी लोगों की बात करें, सामान्य लोगों की बात करें, जिनको कोई पहले से गंभीर बीमारी नहीं है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। वो सेल्फ लिमिटिंग है, ये वायरस अपने आप कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है। पर स्पेशली जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारियां हैं, जिसमें हमने बात की कि जिनके डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती है, अस्थमा है या COPD, लंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी, और हृदय से संबंधित कोई बीमारियां हैं, ट्रांसप्लांट हुआ है, तो कोई भी जो हाई रिस्क वाले ग्रुप हैं
उनको विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी जो कुछ देखे गए हैं केसेस जिनको हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़रूरत पड़ी है, इसमें यही एक ग्रुप था जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी थी, तो उनको ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। क्या कोई स्पेशल ऐसा कोई ब्लड ग्रुप है जिसमें ज़्यादा इफेक्टिव होता है वायरस? नहीं, ब्लड ग्रुप का ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलरली ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को, ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अफेक्ट सिर्फ उन्हीं को ज़्यादा करेगा जिनको पहले से कोई ना कोई गंभीर बीमारियां हैं, उनको विशेष तौर पे इसका ध्यान रखने की और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। शुक्रिया सर मच। थैंक यू।